हेलो बच्चों। तो आज अपन देखेंगे कि अपना जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, उसके क्या यूजेज हैं, वो किस तरह से काम करता है, वर्किंग उसकी देखनी है, कंस्ट्रक्शन उसका देखना है और उसके यूजेज क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे देखनी है। तो चैप्टर 7 का टॉपिक है वैसे, लेकिन ट्रांसफॉर्मर अपन चैप्टर 6 में ही लेंगे क्योंकि इसका प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन अपन इसी में ही पढ़ा है, इसलिए मैं इसी चैप्टर में इसको कंसिडर करता हूँ। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है पहले तो वो समझो, वर्क क्या है, ट्रांसफार्मर क्यों यूज में लिया जाता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। वोल्टेज को कन्वर्ट करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। वोल्टेज कौन सा, एसी वोल्टेज, डीसी नहीं, एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में, दोनों तरह से कन्वर्ट कर सकता है और दोनों तरह के ही अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का काम हो गया वोल्टेज को चेंज करना, हाई से लो में कन्वर्ट करना है, लो से हाई में कन्वर्ट करना। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल अभी मैंने बताया, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर ये काम करता है। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन समझो। कंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो डायग्राम तुम्हारे सामने बना हुआ है, डायग्राम को समझो क्या है। इसमें एक तरह से ब्लेड्स होती है, ये जो दिख रही है अपन को, ये जो दिख रही है ये पूरी एक रेक्टेंगुलर ब्लेड है। ठीक है, और एक के ऊपर 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 ब्लेड्स रखी हुई है इस तरह से। ठीक है, जैसे ये अपनी बुक होती है, जैसे हम समझो जैसे बुक है तो बुक में जैसे पेपर्स जो है वो एक के ऊपर 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 एक रखे हुए हैं, वैसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर भी जो ब्लेड्स होती है वो एक के ऊपर एक रखी हुई होती है। लेकिन ये ब्लेड्स होती जो है इसको अपन बोलते हैं लेमिनेटेड ब्लेड्स, लेमिनेटेड प्लेट्स। ठीक है, लेमिनेटेड होती है। लेमिनेटेड होने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर एक दूसरे को टच कर दिया। ठीक है, टच तो कर दिया लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है, लेमिनेशन लगा हुआ है। ठीक है, वो लेमिनेशन क्या करता है, एडी करंट लॉस को कम करता है, वो अपन आगे देखेंगे। तो इस तरह से एक के ऊपर एक ब्लेड्स रखी हुई तो है, लेकिन वो कैसे है, वो लेमिनेटेड है। ठीक है, वो लेमिनेटेड है यानी कि आपस में दोनों ब्लेड्स का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये तो ट्रांसफार्मर के ब्लेड्स की बात हो गई कि लेमिनेटेड इस तरह से ब्लेड्स रखी हुई है एक के ऊपर एक। और जिस इसके ऊपर अपन ने ये कॉपर वायर्स लपेटे हुए हैं जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है। इंसुलेटेड होने का मतलब इन वायर के ऊपर भी कवरिंग है। ठीक है, जैसे वायर इसको टच कर रहा है ब्लेड को, ठीक है, तो ऐसा नहीं करंट इससे इसमें चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से इसके ऊपर रबड़ की कोटिंग लगी हुई है, एक तरह से रबड़ की कोटिंग लगी है, जिससे करंट जो जाएगी वो सीधी ऐसे ही जाएगी। जिससे करंट सप्लाई होती है उसको तो बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, यानी ये तो अपना इनपुट है। ठीक है, और जहां अपन आउटपुट लेते हैं उसको अपन नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो ये तो अपना प्राइमरी कॉइल है जिसके ऊपर वाइंडिंग्स इस तरह से लगी हुई है, ये सेकेंडरी कॉइल है जिसमें इस तरह से वाइंडिंग्स अपन ने लगा रखी है। तो ये तो इनपुट के लिए है और ये आउटपुट के लिए है। क्लियर, तो ये तो पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई ट्रांसफार्मर की। ठीक है, अब वर्किंग किस तरह से है ट्रांसफार्मर की उसको समझना कि कैसे काम करता है ट्रांसफार्मर। तो मैंने मान लिया कंस्ट्रक्शन के अंदर थोड़ा सा और देख लेते हैं कि प्राइमरी जो अपने पास में कोयल है उसका ईएमएफ मैंने मान लिया इस बैटरी का कितना है, ईपी प्राइमरी का। इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो मैंने कितने मान लिए, एनपी। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो होती है वो मैंने मान ली आईपी। इसमें जो पावर जनरेट होती है, पावर फ्लो होती है वो मैंने मान ली पीपी। ठीक है, इसमें जो फ्लक्स जनरेट होता है वो मैंने मान लिया 5P। ठीक है, और इसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है d∅dt वो मैंने मान लिया d∅dt प्राइमरी हो गया। ऐसे ही सेकेंडरी कॉइल की बात करेंगे तो इसमें ईएमएफ जो आएगा वो तो कितना है, ES। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, NS, करंट कितनी हो जाएगी, IS, पावर कितनी हो जाएगी, PS, और फ्लक्स कितना हो जाएगा, φS, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा d∅dt वो क्या हो जाएगा, d∅dt S। ठीक है, ये सारे इसके अंदर डिफरेंट प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, प्राइमरी P जो लगा है वो प्राइमरी के लिए है, S जो लगा है वो सेकेंडरी के लिए अपने पास में आ गया। ठीक है, एक मिनट वीडियो चेक कर लेते हैं, चल रहा है ना, बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या हुआ कि जब मैंने इसमें करंट फ्लो करवाई, AC, ये AC सोर्स का सिंबल है, ये भी AC सोर्स का सिंबल है, AC ही काम करती है इसके अंदर। तो जैसे मैंने इसमें करंट फ्लो करवाई, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुई, तो जैसे इस कोयल में करंट फ्लो होना शुरू हुई तो इसमें फ्लक्स जो है वो जनरेट हुआ। वो जो फ्लक्स है वो किससे जाके लिंक हुआ, सेकेंडरी से। ठीक है, तो प्राइमरी में फ्लक्स जनरेट होने से सेकेंडरी में फ्लक्स लिंक हो रहा है, और प्राइमरी में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो वेरिएबल फ्लक्स है। वो वेरिएबल क्यों है,
क्योंकि AC अपन ने लगा रखी है तो करंट की वैल्यू और डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, जिससे जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो वेरिएबल है। और इसमें यदि वेरिएबल फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो इसमें भी वेरिएबल फ्लक्स ही जाके लिंक होगा। और जब इस कॉइल से लिंक फ्लक्स जो है वो वेरिएबल होता है तो इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होने लग जाती है, जिसको अपन नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन यही था कि प्राइमरी में वेरिएबल फ्लक्स के जनरेट होने से वो सेकेंडरी में जाके लिंक होता है, जिससे सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होती है, जिसको अपन नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी ट्रांसफॉर्मर भी किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना पे काम करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो प्राइमरी में फ्लक्स जनरेट लिंक हो रहा है, जनरेट हो रहा है φP और सेकेंडरी में लिंक हो रहा है φS हो रहा है। पर सेकंड जो प्राइमरी में फ्लक्स चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है? d∅dt प्राइमरी, और पर सेकंड जो सेकेंडरी से जाके लिंक हो रहा है वो कितना हो रहा है? d∅dt सेकेंडरी। अब यदि किसी भी तरह के कोई फ्लक्स का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्राइमरी में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है वो इक्वल किसके हो जाएगा? सेकेंडरी में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के हो जाएगा, क्योंकि किसी तरह का कोई फ्लक्स नहीं हो रहा। यदि इसमें 5 फोर्स लाइन कंटिन्यूसली पर सेकंड चेंज हो रही है तो इसमें भी कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि कोई फ्लो से नहीं हो रहा है। तो प्राइमरी में जितना फ्लक्स रेट चेंज होने का रेट जितना है, सेकेंडरी में भी क्या हो जाएगा? उतना हो जाएगा। ये कब है? जब किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को समझना। EP इक्वल टू एक फॉर्मूला हुआ था माइनस का NP d∅dt प्राइमरी था। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला? E इक्वल टू माइनस एन d∅dt लेंज लूप था, फेराडे और लेंज लॉ के कॉम्बिनेशन से जो बना था। तो यहाँ से मेरे पास में d∅dt जो प्राइमरी आएगा वो कितना आ जाएगा? EP/NP माइनस आ जाएगा। ऐसे यदि मैं सेकेंडरी के लिए लिखूंगा तो ES इक्वल हो जाएगा माइनस का NS d∅dt सेकेंडरी हो जाएगा। और यहाँ से मैं d∅dt सेकेंडरी यदि निकालूंगा, d∅dt सेकेंडरी, तो वो कितना हो जाएगा? माइनस का ES/NS। अपन ये बोल रहे हैं जितना प्राइमरी में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उतना ही सेकेंडरी में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। यानी कि इसको मैं किसके इक्वल कर सकता हूँ? इसके इक्वल कर सकता हूँ। तो मेरे पास में फॉर्मूला ही आ जाएगा माइनस का EP/NP इक्वल टू माइनस का ES/NS। माइनस से माइनस कैंसिल, EP उधर चला जाएगा, NS इधर आ जाएगा, तो रेशियो क्या बनेगा? ES/EP इक्वल टू NS/NP। एक तो फॉर्मूला मेरे पास में ही आ गया। ठीक है, सेकेंडरी का EMF टू द प्राइमरी का EMF का रेशियो जो है सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स टू द प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न। प्राइमरी अपन बोल रहे हैं किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब प्राइमरी में जितनी पावर आ रही है सेकेंडरी में भी उतनी ही पावर जा रही है। ठीक है, इसका मतलब अपन एक चीज़ और बोल सकते हैं, पावर इन प्राइमरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पावर इन सेकेंडरी। कब? जब किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन लॉस होता ही अपन आगे देखेंगे। तो प्राइमरी की पावर क्या होती है? पावर क्या होती है? पोटेंशियल इनटू करंट। तो ये हो जाएगा EP/IP और ये क्या हो जाएगा? ES/IS। तो यहाँ से ES/EP निकाल लो। ES/EP क्या हो जाएगा? IP/IS। और एक ES/EP क्या आया था? NS/NP। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? NS/NP। तो एक फॉर्मूला अपने पास में ये आता है ES/EP इक्वल टू NS/NP इक्वल टू IP/IS। तो पोटेंशियल और नंबर ऑफ टर्न्स में तो सेकेंडरी ऊपर आएगा, प्राइमरी नीचे आएगा, लेकिन करंट के अंदर प्राइमरी ऊपर आता है और सेकेंडरी नीचे आता है। ये याद रखना है। ये तो अपने पास में कब हो गया? जब किसी तरह का कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है तब। ठीक है, मान लो यदि पावर लॉस हो रहा हो, और बिल्कुल होता है, तो अपन को निकालना होता है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो नेक्स्ट अपने पास में ये आता है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी, किसी की भी एफिशिएंसी क्या होती है? ईटा से यदि अपन बात करें तो अपन बोलेंगे आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है, इनटू 100। ये अपने पास में एफिशिएंसी परसेंटेज में एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ईटा परसेंटेज यदि अपन बात करेंगे तो ईटा परसेंटेज कितना होगा? आउटपुट पावर तो कितना है? ES/IS और इनपुट पावर कितनी है? EP/IP इंटू 100। ये अपने पास में फॉर्मूला किसका आएगा? एफिशिएंसी का फॉर्मूला अपना यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आएगा ES/IS अपॉन EP/IP इंटू 100। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? तो ये तो ट्रांसफॉर्मर की कुछ जनरल चीज़ होगी। अब ट्रांसफॉर्मर अपने पास में दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के कौन कौन से टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर की यदि अपन बात करें तो टाइप्स ऑफ
ट्रांसफॉर्मर को समझो क्या होता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप से पता चल रहा है, अप मतलब बढ़ा देना, ठीक है। यानी कि प्राइमरी में जितना ईएमएफ अपन दे रहे हैं, सेकेंडरी में यदि उससे ज़्यादा ईएमएफ मुझे मिल जाता है तो इसको अपन बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यानी कि अपन बोलेंगे क्या होगा कि ईएस की वैल्यू ज़्यादा होगी ईपी से, ईएस की वैल्यू ज़्यादा होगी ईपी से। यदि ऐसा ट्रांसफॉर्मर है तो इसको अपन बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब इस रेशो को देख के बताओ, ईएस की वैल्यू यदि ईपी से ज़्यादा है तो क्या एनएस की वैल्यू एनपी से ज़्यादा होगी? बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब ये कब होगा? जब एनएस की वैल्यू एनपी से ज़्यादा होगी। जब एनएस की वैल्यू एनपी से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सेकेंडरी से कम हो जाए, यानी सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स यदि ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं, कैसा ट्रांसफॉर्मर होगा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। और ये क्या करेगा? पोटेंशियल को इंक्रीज करके दे देगा अपन को, ठीक है। और सेकंड टाइप अपने पास में आता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सेकंड अपन बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसमें क्या होगा? ये डाउन कर देगा, यानी कि प्राइमरी में कम होगा, सॉरी प्राइमरी में ज़्यादा होगा और सेकेंडरी में क्या होगा? कम होगा। जितना अपन दे रहे हैं उससे कम अपन को मिलता है, तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये कब होगा? ईपी कब ज़्यादा होगा? ईपी ईएस से ज़्यादा है तो इसका मतलब एनपी एनएस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब एनपी की वैल्यू एनएस से ज़्यादा हो। तो कुछ नहीं करना, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए अपन को केवल नंबर ऑफ टर्न्स का फिगर रेशियो चेंज करना है। यदि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तब तो वो कैसा हो गया? स्टेप डाउन हो गया। और यदि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो वो कैसा हो जाएगा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मर के बारे में अपनी सारी चीज़ें हो गई। इसके यूजेस क्या होते हैं? पावर ट्रांसमिशन में सबसे मेन यूज होता है इसका पावर ट्रांसमिशन में, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पावर का ट्रांसमिट करने में अपने काम में आता है। क्योंकि पावर ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे किया जाता है और हाई वोल्टेज पे अपने घरों में हाई वोल्टेज थोड़ा होता है, तो उसको फिर लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो किसके थ्रू होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और जहाँ पावर जनरेट हो रही है वो लो वोल्टेज पे जनरेट हो रही है, फिर उसको ट्रांसमिट करने के लिए हाई वोल्टेज काम में लिया जाता है, तो हाई वोल्टेज पे उसको ट्रांसमिट किया जाता है। तो जो लो वोल्टेज पे जनरेट हुई है उसको पहले हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किससे करेंगे अपन? स्टेप अप से। फिर उसको ट्रांसमिट कर देंगे, फिर मान लो यहाँ पहुँच गया तो घर में सप्लाई कैसे होगी? लो वोल्टेज पे, तो फिर से स्टेप डाउन के थ्रू उसको लो वोल्टेज पे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इनके यूजेज हैं, ठीक है। टीवी के अंदर, फ्रिज के अंदर, इन सब में क्या लगे हुए रहते हैं? छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर अपने लगे हुए रहते हैं जो अपने काम में आते हैं, ठीक है। अब मेन इसके अंदर है, इसमें जो लॉस होता है वो लॉस केस क्या क्या है? यदि अपन लॉस की बात करें कि ट्रांसफॉर्मर में लॉस क्या क्या है, तो फर्स्ट लॉस इसके अंदर आता है कॉपर लॉस। अब कॉपर लॉस क्या चीज़ है उसको समझो। कॉपर लॉस क्या होगा कि जब इसमें करंट फ्लो होगी, तो ये वायर्स इसके बने हुए हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, तो ये वायर्स में जब करंट फ्लो होगी तो क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी हीट प्रोड्यूस। तो हीट प्रोड्यूस होगी तो उस हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी जो है वो अपनी बाहर निकल जाएगी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? एनर्जी लॉस कम करने के लिए, हीट लॉस कम करने के लिए रेजिस्टेंस या वायर जो होता है वो थिक ले लेते हैं, ठीक है। वायर जो है उसकी थिकनेस जो है, वायर की थिकनेस जो है वो अपन क्या लेंगे? ज़्यादा लेंगे, जिससे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और लॉस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो कॉपर लॉस में क्या होता है? हीट लॉस होता है, जिससे थिकनेस जो है वायर की ज़्यादा लेने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इससे हम हीट लॉस को अपन कम कर सकते हैं, होगा जरूर। नंबर सेकंड इसके अंदर आता है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ से प्राइमरी में जितना फ्लक्स जनरेट हुआ है, क्या वो सारा के सारा सेकेंडरी से जाके लिंक होगा? नहीं होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स का लीक जरूर होगा। तो इसका मतलब कुछ फ्लक्स का लीकेज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको कम कैसे किया जा सकता है कि प्राइमरी के ऊपर ही यदि मैं सेकेंडरी वाइंडिंग लगा दूँ, इसी सेकेंडरी को प्राइमरी के ऊपर ही यदि लगा दूँ, तो अपना फ्लक्स लीकेज जो कम किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड अपने पास में आता है एडी करंट लॉस। थर्ड अपने पास में आएगा एडी करंट लॉस, ठीक है। तो एडी करंट लॉस में क्या होगा? एडी करंट लॉस में जैसे अपन ने बोला कि जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स में चेंज होने से ये जो अपने पास में स्ट्रिप्स पे लगी हुई है, ट्रांसफॉर्मर की जो स्ट्रिप्स है, उन स्ट्रिप्स में भी क्या होगा? एडी करंट जनरेट होने लग जाएगी, ठीक है। तो एडी करंट उसमें जनरेट होने लग जाएगी तो क्या होगा? इसमें एडी करंट की फॉर्म में लॉस होने लग जाएगा। तो एडी करंट की फॉर्म में लॉस को रोकने के लिए अपन ने क्या किया है? इसके ऊपर एक लेमिनेटेड ट्रांसफॉर्मर लेमिनेटेड लगाई है, ताकि क्या हो कि यदि इसमें करंट जनरेट हो जाए, जैसे मान लो ये अपने पास में बुक है, ठीक है, जैसे मान लो ये स्ट्रिप है, समझना इसको, तो ये स्ट्रिप आ गई, ठीक है, ये पूरी एक स्ट्रिप है। तो अब मैंने क्या किया? जैसे इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें भी करंट जनरेट होगी, ठीक है, जिसको इंड्यूस करंट नाम देते हैं।
तो वो इंड्यूस, जिसको एडी करंट भी नाम देते हैं, तो वो इंड्यूस करंट इसमें ट्रांसफर नहीं हो, उसके लिए अपन ने क्या कर दिया, उसको लैमिनेटेड कर दिया, ताकि इधर से जो करंट जनरेट भी हो रही है वो इसमें आगे ट्रांसफर नहीं हो पाए, यानी कि यहाँ पे एडी करंट लॉस जो है वो कम से कम रहे। ठीक है, लास्ट जो अपने पास में आता है वो आता है हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है उसको समझो। हिस्टेरिसिस लॉस अपने पास में आएगा कि जब से अपन ने हिस्टेरिसिस कर्व बनाया था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, याद हो तो हिस्टेरिसिस कर्व जो अपन ने बनाया था, इस टाइप का सा हिस्टेरिसिस कर्व बना था, उसमें अपन ने बोला था जितना ज़्यादा एरिया होगा उसमें हिस्टेरिसिस लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे मटेरियल का ट्रांसफार्मर बनाया जाता है जिसका एरिया कम हो। तो ऐसा मटेरियल कौन सा था, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, इसका मतलब जो अपन ने ब्लेड्स लगा रखी हैं वो ब्लेड्स किसकी बनी हुई है, सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है, ताकि क्या हो, एडी करंट लॉस जो है वो अपना कम से कम हो। ठीक है, तो ये अपना पूरा ट्रांसफार्मर है, ये अपना पूरा ट्रांसफार्मर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसमें यदि कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, आगे इसको प्रमोट करते रहो। ठीक है, तो वीडियो को सब कुछ आगे लाइक प्रमोट शेयर सब कुछ करते रहो और पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।